there is no secret of success. It is the result of preparation, a smart working and learning from failure. रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वो है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं कि लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं कि लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। क्योंकि वो तैयारी करने के लिए मैदान में उतरे, मैं तैयारी करके मैदान में उतरा हूँ। नहीं, ये तो उनका गलत सोचा है, क्योंकि अगर बंदा वो सही से अगर सेमेस्टर टाइम सही पढ़े तो कोई कंपटीशन नहीं मेरे हिसाब से रहेगा डिप्लोमा और बीटेक के बीच में। वो बंदा आसानी से जिस अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करेगा तो आराम से ये एसएससी क्रैक कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारे साथ है अरुण कुमार जी, जो कि एसएससी जेई 2022 में सिलेक्टेड है। इनका रैंक 117 है और सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इनको अलॉट हुआ है। तो आज का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और मस्ट वॉच वीडियो है 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे हर एक चीज के बारे में मैंने कोशिश किया डिस्कस करने की, और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज का जवाब देने का कोशिश किया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा ग्लिच आपको मिल सकता है, बट बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कीजिए। और जो भी इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और बाकी टेलीग्राम चैनल हम लोग का है, इस पे आके आप लोग जो भी डाउट आप लोग को होता है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं अरुण जी को। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आपको ऑफर कर रहा है अशोका बैच सिर्फ 2,499 रुपीज़ एंड इंजीनियर्स बैच सिर्फ 2,499 रुपीज़। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हेलो अरुण जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपको भी बढ़िया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। डिप्लोमा होते हुए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया है। थैंक यू सर, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ सर, और मेरे जितने भी साथी हैं जो अपने सपनों को पूरे करने में सक्षम हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता तो अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हूँ। हैं, साथ ही साथ आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, और एसएससी जेई में आपका प्री में कितना मार्क्स है और रैंक क्या है। ओके, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं बिहार के गया जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा 10वीं की पढ़ाई मतलब 2017 में कंप्लीट हुआ है, और मैं 17 से 20 मेरा डिप्लोमा का सेशन रहा है, और मेरा प्री में मार्क्स 145 रहा है, और ओवरऑल अगर रैंक देखा जाए तो मेरा 117 रहा है। तो अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं पावर ग्रिड में ज्वाइन हूँ सर, ये अभी हमीरपुर NR2 रीजन में है, उसमें हूँ। अच्छा, मतलब अभी आप ऑफिस में ही हैं? हाँ, अभी ऑफिस में ही है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जैसे रिजल्ट जिस दिन आया था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपने जब अपना नाम देखा लिस्ट में तो? यस, फर्स्ट रिएक्शन बहुत बढ़िया रहा सर, और होना भी जायज है, क्योंकि इस रिजल्ट के पीछे ना, जैसे मैं सेमेस्टर क्लास में पढ़ता था, उस हम्म। टाइम मेरे गुरुजी कहते थे कि इस रीजन से, इस क्षेत्र से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, मतलब सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, और अगर हो भी जाता है तो उन लोगों का किसी का प्री में होता है, किसी का मेंस में नहीं हो पाता है। और जब मैं घर जाता था, जब सेमेस्टर पास आउट हो गया था, तो मेरे घर के बगल का उन लोग थोड़ा बड़ा आदमी है,
उन्होंने भी बीटेक कर लिया था, तो उसने मेरे से पूछता था क्या चीज की तैयारी कर रहे हो। तो देखते हैं कि एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं हम। तो उसने बोला कि यार इसका भी कंपटीशन बहुत टफ है। तो देखो इसमें 2 स्टेज में एग्जाम लेता है, प्रीलिम्स से। फिर कहे ठीक है, दोनों के टाइम मतलब मन ही मन में सोचे कि चलो आजमा लिया जाएगा उस दिन। तो ये मेरे को बहुत खुशी लगा। चलिए, मतलब आपके मन में एक था यानी कि आपको कि। खुशी और तब ज्यादा बढ़ जाती है ना जब आप। बोलिए। हम्म। यानी कि आपको खुशी और बढ़ जाती है सर जब आपको कोई चैलेंज करे या फिर वो आपको मतलब नीचा गिराने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल, वही दिख रहा है कि आपके मन में था कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। हाँ जी सर। हम्म। अच्छा, तो अब जैसे कि आपने डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा झिझक रहता है, कि डर रहता है कि ये बीटेक वाले भी यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, अलाउ हैं, तो वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, और क्या उनको डिमोटिवेट होना चाहिए यहाँ से, या फिर हाँ, नॉर्मली पढ़ाई अपने पे फोकस करना चाहिए? नहीं ये तो उनका गलत सोच है, क्योंकि अगर बंदा वो सही से अगर सेमेस्टर टाइम सही पढ़े तो कोई कंपटीशन नहीं मेरे हिसाब से रहेगा डिप्लोमा और बीटेक में। वो बंदा आसानी से जिस अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करेगा तो आराम से ये एसएससी क्रैक कर सकता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि हम लोग की लाइफ में एक होता है कोई जो सपोर्ट करता है, खास करके मोरली या फिर मेंटली बताता है कि हाँ भाई कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, सपोर्ट करता है। कभी कभी कोई कॉलेज मेट्स भी होते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई था जो आपको बहुत सपोर्ट किया आपके प्रिपरेशन जर्नी में? जी सर, मेरा बैचमेट ही था, चंदन कुमार है। उसका भी सिलेक्शन हुआ इसमें, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, सीपीडब्ल्यूडी मिला है। तो उन वो जो है ना मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। वो बताता था किस प्रकार से एग्जाम को टैकल करना है, किस किस प्रकार से एग्जाम को हैंडल करना है। इसके साथ ही वो लगभग 4 गवर्नमेंट एग्जाम को मतलब करेक्ट किया है। अभी वो यूपी और विमल में सिलेक्टेड है। तो मैं उसको मतलब बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो मेरे लिए इतना लगभग ये काम किया है। चलिए, और चंदन कुमार जी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए। जी सर। तो अरुण जी बताइए कि अभी आप पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं, अब सीपीडब्ल्यूडी में जाएंगे, तो फ्यूचर में भी कोई गोल है क्या? हाँ सर, देखिए फ्यूचर का गोल तो बहुत है सर। इस पे मैंने एक शायरी तैयार किया है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वो है जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। तो ख्वाहिशें जब तक रहेगी मतलब उसके ऊपर मैं जाता रहूंगा सर। बहुत सही बात बोले कि एक जगह कंप्लीट हुआ तो आपका काम यहाँ खत्म हुआ, अब नेक्स्ट गोल पे जाना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, रुक के कुछ हाँ, नेक्स्ट गोल मिलेगा पे नहीं। बंदे को धीरे धीरे प्रोग्रेसिव टाइप कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी यहाँ पे थम नहीं रही है। बहुत अच्छा लाइन आप बोलते हैं, और शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आपकी जो जी। स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, और आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, कॉलेज टाइम से ही या फिर कॉलेज के बाद? ओके सर, ये मेरा 17 से बैच स्टार्ट हुआ था। तो सेकेंड सेमेस्टर तक नॉर्मल जैसे मेरा ये ब्रांच नहीं पढ़ना रहता है, तो हम्म। उस टाइम तो मेरा ध्यान उतना नहीं था। फिर जैसे ही मैं सेमेस्टर में एंट्री किया तो एक मेरा भाई का मतलब दोस्त है, उन्होंने पावर ग्रिड में मतलब सिलेक्शन ले लिया था उस टाइम। वो उसने बताया कि देखो ये सिलेक्शन लेना थोड़ा टफ है, तो अभी से ही स्टार्टिंग से मतलब बुक को फॉलो करो। और कुछ किताबें मतलब जैसे जेबी गुप्ता हो गया, बीके मेहता हो गया, बिल थ्रेजर हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो मतलब पढ़ो और स्टार्टिंग से मतलब पढ़ते जाओ। तो जैसे जैसे मैंने सेमेस्टर, कॉलेज तो मैं सेम नहीं किया हूँ, तो सेमेस्टर में ही मैंने 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई की है यहाँ पर। तो सर वहाँ पर नोट्स मतलब पढ़ा देते थे, तो मैंने आकर बुक जो भी होता था उसके हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करता रहा। और मेरे को जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो ज़्यादा मेरे को जो भी नोट्स शॉर्ट नोट्स होता है उसे मतलब रिवीजन किया, और जो भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैं वो सारा प्रैक्टिस किया। हम्म। अच्छा, तो जैसे कि आपका पावर ग्रिड में भी हुआ है, तो पावर ग्रिड में कब हुआ आपका सिलेक्शन? सर क्या हुआ ना कि जैसे मैं सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद 10 एग्जाम दिया, तो मेरा सिलेक्शन तो थोड़ा सा चलते नहीं हो पा रहा था।
तो हम्म, मुझे लगा कि अब जैसे एक होता है ना कि जैसे वैकेंसी आ रहा है, तो हम्म, स्टूडेंट को लगता है कि इस वैकेंसी में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो अगले वैकेंसी में हो जाएगा सिलेक्शन। यही मेरा भी सोच था, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे डिप्लोमा कंप्लीट किया था तो उस टाइम NR1 का एग्जाम था, SR2 का एग्जाम था, DFCCL का एग्जाम था, UPPCL का था, UPRVNL का था। तो हम्म, मैंने सारा एग्जाम दिया, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे को लास्ट में लगा कि अब, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैंने NR2 का फॉर्म नहीं भरा था, सोचे कि इसमें सारा में हो जाएगा तो नहीं भरता हूँ। फिर हम्म, इसका कैंसिल कर दिया तो फिर NR2 का फॉर्म भरा मैंने। तो उस टाइम यही सिर्फ मेरा एग्जाम दिख रहा था, उसके बाद लग रहा था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। मैंने सीधा इसी पे टारगेट किया, जो भी मैंने सारा ये गलती किया था सारे एग्जाम में उसको मैंने सुधार किया और फिर मैंने इसमें सिलेक्शन हो गया। यानी कि 2020 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद 21 तक लगभग ये कोई एग्जाम नहीं दिया कोविड के कारण, फिर 22 में एग्जाम दिए, फिर हो गया सिलेक्शन इसमें। तो बहुत अच्छा। तो अब बात करते हैं, जैसे आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जी पहला जी। क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि डिप्लोमा में बहुत लोग को न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, थ्योरी पोर्शन में ज्यादा वहाँ पे स्टिक करते हैं कोर्स के हम्म। टाइम में भी। तो न्यूमेरिकल के लिए आपने कहाँ से प्रैक्टिस किया था और कौन से बुक को फॉलो करते थे? नहीं, जैसे न्यूमेरिकल थ्योरी का बात हो जाता है सर, तो स्टार्टिंग से मैंने जब बुक पढ़ता था तो एक होता है ना कि बुक मतलब पूरा डीपली में पढ़ना होता है, एक होता है कि जो जो मेन पॉइंट होता है वो मतलब पढ़ना होता है। तो मैंने जो भी मेन पॉइंट होता है स्टार्टिंग से जो हेडिंग के बाद रहता है उसको पढ़ा हम्म, था, और जो भी उसके बाद एक होता है कि ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, न्यूमेरिकल टाइप का भी दिया रहता है या फिर सॉल्विंग क्वेश्चन रहता है, तो उसमें न्यूमेरिकल बनाया था। यानी कि अगर न्यूमेरिकल को देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए BK मेहता बुक सबसे बेस्ट है, उससे आप न्यूमेरिकल बढ़िया कर सकते हैं। वीके मेहता वो थ्योरी वाली? हाँ, BK मेहता थ्योरी वाली हो गई, और न्यूमेरिकल के लिए जो न्यूमेरिकल के लिए BK मेहता का बुक ऑब्जेक्टिव वाला भी जाना जाता है। अगर हम्म, अगर आप उससे मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड करना चाहते हैं ना तो स्टार्टिंग से उसको BK मेहता को प्रीफर करें। ठीक है। यानी कि आपने अपना शॉर्ट नोट्स फोकस किया, शॉर्ट नोट्स पे, सॉरी, नोट्स पे फोकस किया जो भी कॉलेज टाइम में आपने प्रिपेयर किया था, साथ ही साथ वीके मेहता बुक। और हाँ भी, मेरा और भी कोई हम्म, सोर्स? मेर, हम्म, मेरा स्टार्टिंग से रहा है सर कि जैसे मतलब सेमेस्टर में गया हूँ तो वो एक जो भी सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जो भी थ्योरी टाइप का पढ़ा जाता है वो तो अलग नोट्स में ही रहता ही है। पर साथ ही साथ मैं जो भी ये एक्स्ट्रा मतलब बुक से पढ़ता था तो उसको मैं खुद हैंड से मतलब नोट्स बनाता था उसको। तो ये मेरे को मतलब ज्यादा सिलेक्शन में ये काम आया। बहुत जितने सारे सब्जेक्ट थे ना सारा का मतलब एक प्रॉपर नोट्स बनाया था मैं। जो आप बोल रहे हैं ना, बुक पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। अब मान लीजिए हम 4 बार ही बुक पढ़ लिए लेकिन हमको उसमें कुछ याद नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? रीडिंग करना होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 2 बार ही पढ़ेंगे वही लेकिन ज्यादा वो कोई मतलब याद नहीं। रहना चाहिए जो पढ़े हम्म। हैं। नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, जो मिसलेनियस टॉपिक्स मिले, उस कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करने से ही होगा। अच्छा, तो एक्स्ट्रा और कोई बुक हाँ आपने जी। फॉलो किया था? एक्स्ट्रा तो जैसे मैं ज्यादातर ये BK मेहता को फॉलो किया। अगर BK मेहता देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए, और अगर JB गुप्ता देखा जाए तो मैंने मशीन के लिए भी फॉलो किया था और पावर सिस्टम के लिए दिया था। वो भी पावर सिस्टम में ज्यादातर ट्रांसमिशन को और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को दिया था, क्योंकि जनरेशन से इतना सवाल नहीं पूछा है तो वो सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं, उतना ही काफी रहता है। तो जैसे जेबी गुप्ता अगर आप बोल रहे हैं, तो जेबी गुप्ता को यही था। देख के बहुत लोग डर जाते हैं। मैं अपना भी बताऊं, मुझे भी उसको देख के लगता था मुझसे पूरा खत्म नहीं हम्म। होगा ये। इनफैक्ट मैंने उसका सॉल्यूशन वाला भी खरीदा था। लेकिन होता है ना कि स्पेसिफिक चीज उस पे करते थे हम, कि ज्यादा नहीं कर पाते थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोग नहीं कितना करना जरूरी है उससे। हम्म, नहीं ज्यादा तो नहीं करना चाहिए, उसमें भी बहुत ज्यादा दिया रहता है, हमारे लेवल से डिप्लोमा के लेवल से भी उसमें ज्यादा दिया रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से जो भी जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन आए तो सबसे पहले उसमें बेसिक दिया रहता है तो आप उसको देख लीजिए, और जो एक हेडिंग के बाद का टॉपिक रहता है उसको आप आसानी से पढ़कर जो भी नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए। पूरा मतलब डीपली में उसमें भी नहीं जाना है कि मेरे को ये हुआ तो क्यों हुआ, इस प्रकार से नहीं देखना। तो अब बात करते हैं हम लोग जी। कि
टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज कैसे दिया था और कितना इंपॉर्टेंस होता है टेस्ट सीरीज का हमारे प्रिपरेशन करने में। मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही फिफ्थ सेमेस्टर से, मतलब एक टीचर थे, वो अभी यूपीपीसीएल में सिलेक्ट है। मैंने उस टाइम उनसे पूछा था कि कोई भी ऐसा बुक है जिससे मैं टेस्ट लगा सकता हूँ, कि उससे मेरा पता चले कि क्या मेरे कमियां हैं, कितने मैं जानता हूँ। उसने बोला कि अभी तो कोई सा बुक नहीं है, तो आप एक टेक्स्ट बुक का नाम का सीरीज ऐप है, तो आप उसको इंस्टॉल करके उससे आप सेट दे सकते हैं। तो मैंने उस टाइम स्टार्टिंग से सेट दिया था। और मेरे को यहाँ तक लगता है कि अगर अपनी मतलब पढ़ाई का जांच करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में है या कितने लेवल पर है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये भी मॉक टेस्ट देने का अगर फायदा देखा जाए, तो मॉक टेस्ट अगर देखा जाए कि फायदा क्या है मॉक टेस्ट देने का, तो पहला कि आपको इससे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलता है। कि कुछ लोग होते हैं कि केवल स्ट्रेंथ पर ही काम करते हैं, जिससे इनका रिजल्ट मतलब रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भी आप उसको उसमें वीकनेस दिख रहा है, आप उस वीकनेस पर काम करिए। और दूसरा ये पॉइंट है कि लोग सेट मारते टाइम एक मतलब जो होता है ना, टारगेट सेट कर लेते हैं कि मेरा को इतना नंबर लाना ही है, लाना ही है। जैसे अगर पावर ग्रिड के 170 नंबर क्वेश्चन होता है तो 120 लाना ही है। तो ये माइंडसेट मतलब बनाकर एग्जाम टेस्ट नहीं दें, क्योंकि अगर आपको नंबर कम आएगा तो उस टाइम आपको डीमोटिवेट फील होगा। इसलिए आप टेस्ट दे तो ये फोकस करके दे कि मैं जो भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ वो सही लगा रहा हूँ, पूरी मतलब कंसंट्रेट के साथ दे। और तीसरा ये पॉइंट है कि आप एक इसके लिए आप एक सीक्रेट नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट बुक दे रहे हैं उससे आपका पता है कि ये क्या क्या मैंने मेजर मतलब फॉल्ट कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे इजी क्वेश्चन आसानी से गलती हो जा रहा है। तो आप इसको आप एक सीक्रेट नोट्स में लिखेंगे तो आपको जो भी आने वाला एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और उसी को रिवाइज रेगुलरली करते रहना। हाँ, रिवाइज करते रहे यही है। और ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरे लगभग बहुत ज्यादा साथी हैं, उन्होंने कहते हैं कि मेरा से बहुत इजी से इजी क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी जितना भी इजी क्वेश्चन हो, आपको पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए, क्या पूछ रहा है। और ऑप्शन हम्म। में टिक करते टाइम ये थोड़ा सा मतलब माइंड में रिकॉल करना चाहिए कि जैसे आंसर इसका डी है, तो ए बी सी आंसर क्यों नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में उसी टाइम 10 सेकंड के अंदर सोचना है, तभी आपसे मतलब इजी क्वेश्चन गलती होने की संभावना बहुत कम जाती है। प्रिपरेशन के टाइम में आप हर एक एस्पेक्ट के थ्रू जाके देखें कि उस क्वेश्चन में ये है आंसर और ये नहीं है तो क्यों नहीं है, सब कुछ देखना है, यही ना। हाँ, और एक और बात है सर, ये जो टेक्निक जो है ना, एक और टेक्निक होता है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ऑप्शन इलिमिनेट करने का आपके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन हम इलिमिनेट करके लगा सकते हैं। ये जो तरीका है मेरा, जो भी इसमें CPWD में सिलेक्ट है रैंक 1 चंदन कुमार, उसी से मैंने ये हम्म। टेक्निक सीखा था। अच्छा अच्छा। हम्म। और लास्ट में टेस्ट सीरीज में आप बता दीजिएगा कि टेस्ट सीरीज का जैसे रिव्यू करने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं, उसमें उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या मतलब रिव्यू से? जैसे कि टेस्ट आपने दिया, आपने बोला कि जी सर। नोट्स बनाना है, उसमें से ढूंढ के गलतियों को, लेकिन उस हम्म। गलती को ढूंढने का ही मन नहीं करता है बहुत लोगों का। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर नहीं मेरा 4 4 5 5 घंटा चला जाता है, उतने में पढ़ लेंगे ये वो, तो कितना ये सही हैबिट है। नहीं, जैसे कोई भी बंदा अगर प्रिपरेशन बढ़िया तरह से कर लिया है तो उस हम्म। वो पहले टेक्स्ट बुक दे, उसके एनालिसिस करे कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट क्या है। आप उसी पे मतलब ज्यादातर फोकस करे। और वो भी जो वीकेस्ट पॉइंट है दूसरे टेस्ट में दे, वो मतलब वीकनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेवल कम होगा। बिल्कुल रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आप बात करते हैं कि प्रिपरेशन में सब कुछ लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, लेकिन रिवीजन करने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो आपका क्या स्ट्रेटजी हुआ करता था रिवीजन को लेकर। जैसे मैंने अगर एक वीक का टाइम लिया जाए सर, तो मेरा रहता था कि एक आज जैसे 3 दिन तक मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ता था। इसी टाइम में 1 घंटा टाइम निकाल कर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट को एक बार मतलब पेज पलट कर आसानी से मतलब 1 घंटा में रिवीजन कर लिया करता था। अच्छा। मतलब एक अगर आप एक मेजर टॉपिक को पढ़ रहे हैं एक साथ, तो हम्म। उसके साथ ही साथ आप दूसरे सब्जेक्ट को भी एक थोड़ा सा मतलब कम ही टाइम दीजिए और आप उसको रिवीजन करिए।
इससे सारे दोनों सब्जेक्ट एक साथ आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो जो भी पिछले वाला जैसे भूल जाएंगे। फॉर्मूला होता है, हाँ जो भी फॉर्मूला आता है, आप कोई कोई भी एक चार्ट पेपर पर लिख कर आप दीवार पर मतलब टांग कर सकते हैं कि हाँ ये दिखते रहे। मेरे साथ बहुत से ज्यादा साथी है, उन लोग बोलता है कि मेरे से फॉर्मूला याद नहीं होता या मैं इसे जल्दी भूल जाता हूँ। तो उनका यही कारण रहता है कि वो चीजों को बार बार मतलब रिवाइज करने पर नहीं जोर देते हैं। सिली मिस्टेक्स भी रिवीजन की वजह से ही होता है कि आप पढ़े हुए हैं सब कुछ, आपको पता है क्या है नहीं है। हाँ और सिली वही, मिस्टेक इसी कारण होता है। तो जैसे आपका रूटीन क्या होता था उस टाइम, कॉलेज के टाइम और कॉलेज के बाद? कॉलेज के टाइम मेरा यही कॉलेज तो मैंने ये कॉलेज किया था ना उस टाइम, मैंने गया में ही रहकर एक हम्म, दीपक डिप्लोमा क्लासेस था, उसी में मैंने पढ़ाई किया था। तो हम्म, वो मतलब कि सेमेस्टर टाइम में स्टार्टिंग सुबह से मतलब 6 से 10 बजे तक उन्हें मेरा सेमेस्टर का क्लास चलता था। तो सेमेस्टर उस टाइम पढ़ लिया करता था, फिर जैसे ही रूम पर जाता था ना, तो जो भी वो होमवर्क दिया करते थे वो होमवर्क पूरा करता था, साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा, जैसे कुछ सेमेस्टर में वहाँ पढ़ाए क्लास में मेरे को समझ में नहीं आया या फिर लगा कि कोई ये टॉपिक छोड़ दिए हैं, तो मैंने बुक से पढ़ लिया था और उसमें नोट्स प्रिपेयर करता था। लगभग फिफ्थ सेमेस्टर से जाकर मैंने एक टेक्स्ट बुक से सेट लगाया करता था वहां से। फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया था टेक्स्ट बुक से। तो उसके बाद एग्जाम के, डिप्लोमा के बाद आपने फुल टाइम दिया होगा पढ़ाई पे? हाँ डिप्लोमा के बाद फुल टाइम ही दिया हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर मेरे को नोट्स उस टाइम तक प्रिपेयर हो गया था, जो भी बचा था नोट्स वो कहीं किसी के यूट्यूब चैनल से देख लिया जहाँ से मेरे को अच्छा लगा, हम्म। तो वहां से मैं उसको बाद पूरा फुलफिल कर लिया था। और ज्यादातर ये सेमेस्टर के बाद मैंने ये टेक्स्ट बुक पर ही टाइम दिया, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे कि मैंने अभी एक दो दिन पहले, 3 4 दिन पहले आई हम्म। गेस, एक ऑडियो सेशन रखा था टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे बहुत लोग का डाउट था। उसमें एक डाउट था कि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी जी। जेई में। तो समझ ही में नहीं आता है हम्म। कहाँ से करें, खास करके टेंडरिंग वाला पोर्शन के लिए लोग बहुत ज्यादा इसमें थे कि पिछले साल से पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे टेंडरिंग पे। तो उसको कहाँ से करना जरूरी है, तो उसको कैसे करें? जैसे टेनरी का जो सवाल सवाल है सर, ये हम लोग टाइम में मतलब पढ़ाया भी नहीं गया था, या फिर उस टाइम मेरे को कोई बुक में भी नहीं देखने को मिला था। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो भी मतलब बुक, तो अगर उसका अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर अगर वही किसी के यूट्यूब चैनल पर मिले तो आप आसानी से वहां से पढ़ सकते और थ्योरी पोर्शन के लिए लोग को फिर रहता है कि कभी कुछ थ्योरी आ जा रहा है, कभी कुछ, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हैं ना। थ्योरी का एक ही होता है ना, जब तक आप बुक को मतलब बढ़िया से नहीं समझे रहेंगे। थ्योरी के लिए पोर्शन सबसे बढ़िया है कि आप जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्योंकि उसमें आप जैसी जैसी ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, अगर आपका थ्योरी मतलब बढ़िया से पढ़ा रहेगा उस सब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्टिव मतलब जैसी 1 से आप 10 तक बनाइएगा ना, तो उसमें सारा दिमाग आपको मतलब घुमा के रख देगा। अच्छा ये उसमें भी पढ़े थे, मतलब सारे को मतलब मिक्सअप कर देगा ये थ्योरी को। तो एक जेबी गुप्ता हो गया थ्योरी के लिए। और यूथ के बारे में आपको कुछ आइडिया है? आपने यूथ वगैरह पढ़ा ना? हाँ हाँ मैंने भी यूथ लगाया था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लगाया। यूथ मतलब वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बेहतर कहूंगा जिसने मतलब एक बेसिक से मतलब आर के राजपूत भी थोड़ा बहुत बना लिया है और बीके मेहता भी बना लिया है, क्योंकि उसमें जो दिया रहता है ना, जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ सारा क्वेश्चन उसमें दिया रहता है। तो एक अगर बेसिक मतलब लेवल बना हुआ है आर के राजपूत चाहे बीके मेहता से बना करके, तो आप यूथ का लगा सकते हैं आराम से, उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो फिर टेक्निकल में एक लास्ट क्वेश्चन है कि सब लोग को पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में डाउट रहता है कि पावर सिस्टम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो क्या पढ़ना है और हम्म। कहाँ से पढ़ना है दोनों सब्जेक्ट को? अगर पहले मैं पावर सिस्टम की बात करूँ सर, तो पहले के मतलब 2019 तक देखते थे, उसमें जनरेशन से कोई भी सवाल नहीं पूछता था। मतलब अब ये मैं सेक्शन की बात करता हूँ, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, स्विच गियर हो गया और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया। तो जनरेशन का अब देखा जा रहा है कि उसमें कुछ ये
जैसे जो भी पावर प्लांट हो गया उससे पूछा जा रहा है, और ज्यादातर इकोनॉमिक्स पोर्शन से ज्यादातर पूछा जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि जनरेशन वाले सिस्टम में मतलब इकोनॉमिक्स को ये जेबी गुप्ता बुक से, या फिर डीके मेहता भी बढ़िया दिया है इसमें पावर सिस्टम में, आप उससे मतलब पढ़ ले और उससे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से। और अगर ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो ट्रांसमिशन तो एक बहुत ज्यादा पूछता है पावर सिस्टम में। तो आप, मैंने भी वहां से जेबी गुप्ता से ही पढ़ा था, और ये जो दिया रहता है जेबी गुप्ता के ऑब्जेक्टिव बुक में, मैंने इसमें लगभग 2 या 3 बार ये ट्रांसमिशन सेक्शन को मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अगर स्विच गियर की बात करें तो स्विच गियर भी लगभग ट्रांसमिशन के बाद देखा जाए तो दूसरे बार में मतलब स्विच गियर ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको भी आप वैसा ही पढ़ सकते हैं। यानी कि ज्यादातर जनरेशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन और क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन से पूछा हाँ जाता है। जनरेशन। हाँ स्टीम। जी, जी। और उसमें ना जो जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव बुक में दिया है थोड़ा बढ़िया दिया है वो वहां से लोग कर सकते ऑब्जेक्टिव। हैं। तो एक बार चेकआउट लोग कर सकते हैं कि क्या है, नहीं है, वहां से कैसे कर कर। सकता है आदमी अगर जाके। टाइम लगा, जैसे टाइम तो अब बहुत कम बचा हुआ है, 3-4 महीने बचे हैं, तो थोड़ा उनको भी देखना पड़ेगा कि हाँ, नॉन टेक को भी साथ में लेके चलना है, तो देख लेंगे। अच्छा, हम्म तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ में नहीं आता लोगों को, डिजिटल करना है कि एनालॉग करना है या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, तो इसके लिए थोड़ा बता हम्म दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए सर, तो मैंने भी जितना सेमेस्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आता है बीके मेहता का, वो भी स्टार्टिंग से मैंने देखा था उसको। और एक बेसिक होता है कि वो मैंने यहाँ रामत शैलेंद्र से पढ़ा थे ना ईएडी पर, उससे हम्म। मतलब स्टार्टिंग से लगता है 40 लेक्चर एक लेक्चर सीरीज में लिए थे। तो बेसिक हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैंने वहां हम्म। से कंप्लीट किया था उसको। लगभग वहाँ जो है ना जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते हैं उस हम्म। लेवल तक आपको मतलब पढ़ा दिया जाता है उसमें। अगर अभी के एग्जाम में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग ज्यादातर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जा रहा है, और एक जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इस सेक्शन से ज्यादा पूछा जा रहा हाँ, जैसे सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने, जैसे स्टार्टिंग का जो सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो है। हाँ गया, ये सब तो यही तो बेसिक हो ट्रांजिस्टर हो गया। हाँ। गया, स्पेशल टाइप के जितने भी हो गए डिवाइसेस, फिर एम्पलीफायर ओपैम हम देखें कि लास्ट टू लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, तो उसको भी देखना जरूरी है। फिर डिजिटल से हाँ फिर उसको भी नंबर ओपैम्प सिस्टम सब और तो। लॉजिक गेट्स। हम्म अब तो ये वो भी पूछने शुरू कर दिया है, फ्लिप फ्लॉप भी पूछना शुरू कर दिया है वो। हाँ, थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो लोग भी वो सब भी देखना पड़ेगा, हम्म, ऊपर ऊपर सब कुछ देख के आना पड़ेगा, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। हम्म, वैसे जी। डिजिटल का हमको याद आ रहा है कि एक सोनी सर करके हैं, उनका इसमें ईएससी में 25 शायद रैंक था कुछ दिन पहले, इसके क्रिट्रिक्स पे भी पढ़ाते थे, हम्म, उनका 3 घंटे का ये है, मैराथन टाइप का है, उसमें सारा ही कुछ कवर कर दिया। तो वो देखने में, वो हम हाँ उसको उस देख लेते थे, उससे रिवीजन हो जाता था एग्जाम से पहले। जी। तो अब बात करते मैंने हैं। तो हाँ हम्म हाँ, बोलिए रमन सर। नहीं, मैंने तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये सेमेस्टर टाइम में नहीं पढ़ाया गया था, उस टाइम में नहीं था। तो ये रमन सर का लगता है 20 लेक्चर पढ़ा था, तो उसी से मैंने नोट्स बनाया था। लगभग अच्छा। मतलब बन जाता था क्वेश्चन। अच्छा, तो ये रमन सर का आपने कोर्स लिया था या फिर यूट्यूब से पढ़ते थे? ना ना, मैंने जो है ना कोर्स अभी तक मतलब जैसे ही सेमेस्टर पास आउट किया, कोर्स मैंने किसी का भी नहीं लिया, वही बुक को फॉलो करता था। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा लगता था कि ये बुक चीज में नहीं दिया या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तभी मैं किसी के यूट्यूब चैनल को मतलब प्रीफर करता था। अच्छा, जैसे कि उस दिन जो टेलीग्राम में मैंने ऑडियो कॉल लिया था, उसमें एक डाउट और था सबसे बड़ा, कि कोचिंग लेना जरूरी है कि नहीं, मैं कोचिंग लूँ कि नहीं, तो इसमें कैसे एनालाइज करेंगे कि किसी पर्सन को कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है सर। मैं इसको दो मतलब नजर से देखना चाहूंगा। पहला कि जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर के टाइम में बढ़िया से मतलब प्रिपरेशन किया, बुक फॉलो किया है, ऑब्जेक्टिव मतलब एक रेगुलर वे में लगाया है, तो उसको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही कि टेक्स्ट बुक पर आप अपना सेट देते रहे, जो भी एनालिसिस करके जो भी कमियां हैं उसको आप किसी यूट्यूब के चैनल से या फिर कोई और फिर मतलब दूसरा बुक से मतलब उसको प्रीफर कर सकता है। और दूसरा ये है कि जिसने जो भी स्टूडेंट मतलब सेमेस्टर टाइम से मतलब एक बढ़िया से प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनाया है और वो बुक भी फॉलो नहीं किया, तो आप वो कोचिंग लेकर उससे मतलब
शॉर्ट नोट्स बनाकर वो प्रिपरेशन कर सकता है। चलिए। तो अब नेक्स्ट पूछते हैं जी। कि प्री, प्री के पेपर में, अब टेक्निकल के बारे में आपने काफी अच्छे से हर एक चीज के बारे में बात कर लिया, तो नॉन टेक पोर्शन के लिए थोड़ा बता दीजिए कि नॉन टेक पोर्शन कहाँ से करें और कितना मार्क्स लाना जरूरी है। जैसे एक लड़के का कमेंट आया, मैसेज आया था मुझे कि सर मेरा 35 मिनट में, जैसे 35 मिनट का टेक्स्ट बुक क्या आता है ना, ये 50 क्वेश्चन का सेक्शन रीजनिंग का, तो 35 मिनट में मेरा करीबन हम्म। 34-35 हो पा रहा है। तो उस स्पीड में के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, कितना स्पीड अच्छा, जरूरी है रीजनिंग में और जीके जीएस में। जैसे देखा जाए सर, मेरा प्री में 145 मार्क्स था, जिसमें 75 टेक्निकल में था, 45 रीजनिंग में था और 25 जीके जीएस में था। तो मैं पहले बता देता हूँ किस प्रकार से मैंने ये नाटक को मतलब प्रिपेयर किया था। यानी कि स्टार्टिंग में जैसे सेमेस्टर था ना सर, तो मैं और मेरा भैया साथ में रहते थे, वो नाटक पोर्शन में, नाटक क्षेत्र में थे और मैं टेक्निकल क्षेत्र में था। तो मैंने जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में आया, उन्होंने बोलता था कि स्टार्टिंग से ही आप मतलब ये जीके जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो। यानी कि मेरे को भैया ही पढ़ाते थे, तो उस टाइम में वो भी जिस प्रकार से नोट्स बनाते थे जीके जीएस का, वो मतलब मेरे को याद करने के लिए देते थे कि आज तुम ये याद करो, मैं भी याद करूंगा, मतलब शाम को डिस्कस कर लेंगे। तो उस टाइम वो उन्होंने मतलब नोट्स जो है ना एक लूसेंट से बनाए थे। तो मैंने उसको भी फॉलो किया था, और उसी टाइम एक उत्कर्ष क्लासेस का कुमार गौरव सर पढ़ाते थे, मतलब उसी को एक मेरा उधर से कंप्लीट हो गया था कि नोट से रिवीजन कर लिए थे। और जो भी एक्स्ट्रा लगे कि मैं कुमार गौरव सर का जो भी इतिहास हो गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो गया, भूगोल हो गया, एक जो भी उसने लेक्चर लिया, मतलब उसको फॉलो करता था। ये मैं सारा मतलब नन्टे का पोर्शन की बात किया तो मैंने सेमेस्टर से ही पढ़ा था, मतलब मेरे को भैया पढ़ाए थे, चाहे रीजनिंग हो गया चाहे मैथ हो गया। तो मेरे को आसानी हो गया मेरे सेमेस्टर पास आउट होने के बाद। अच्छा, तो जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितना करना जरूरी है, जैसे नॉन टेक में ही जीके जीएस तो समंदर है, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो हम्म। कितना जीके पढ़ना हम लोग के लिए, टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए जरूरी है और कहाँ से कर सकते हैं वो? जैसे अगर स्टार्टिंग से बंदा मतलब सेमेस्टर के दौरान कुछ भी जीके जीएस नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले आप वे, चाहे एक मनोहर पांडे का बुक आता है जीके जीएस का, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। और साथ में मतलब उसको आप रीडिंग डालिए। फिर उसके बाद जो भी अगर, जैसे कुमार गौरव सर का जो भी बहुत भंडारा सीरीज पढ़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट वाइज का, आप उसको हम्म। नोट्स के तौर पर आप अपनी कॉपी में लिखिए। जब तक कॉपी में नहीं लिखिएगा तब तक वो याद भी नहीं होगा। अगर आप सोचिएगा कि बुक से पढ़ ले, तो बुक में कुछ देर की याद रहेगा, फिर बाद में मतलब आप भूल जाइएगा उसको। सही बात है, एटलीस्ट हम्म। टेबल वगैरह तो बनाना ही चाहिए। अभी जैसे टाइम नहीं है तो आप मार्क करके चल सकते हैं, लेकिन बाकी जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा रिटेन रहेगा माइंड में। हम्म। मैंने लगभग चार चार्ट पेपर बना लिया था, रूम में चिपका दिया था कि हम्म। ये चीज मेरे को देखना है, डेली देखना है, तो लगभग याद हो जाता था उस टाइम। तो अब बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस का प्रिपरेशन पहले आप बताइए, कहाँ से आपने शुरू किया और हम्म। क्या बोलते हैं, कौन कौन से बुक से मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए लोगों को? सर मेंस में मेरा लगभग 20 दिन में कंप्लीट कर लिया था मैंने मेंस की तैयारी। अब कैसे किया ये देखिए थोड़ा। जैसे मतलब हम जैसे रिजल्ट हुआ मेरा प्री का, तो उस टाइम मेरे को लगा कि मेरा सेमेस्टर में पढ़ा हुआ थ्योरी टाइप का बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया है, तो मैं कैसे इसको कवर करूंगा। तो मैंने सोचा कि किसी का कोर्स ले लेता हूँ, उसके गाइडेंस में कुछ कर दूंगा। तो मैंने एक इंजीनियर्स अकेडमी का निम्बस लर्निंग का कोर्स ले लिए थे। फिर हम्म। जैसे देखा उसने वीडियो अपलोड कर रहे थे, देखा कि बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऐसे मैं जॉब में रहते कैसे इसको कंप्लीट करूंगा। तो मैंने उसमें लगा कि मैंने सेमेस्टर टाइम में मतलब पूरा बढ़िया से मैंने ये पढ़ा था, नोट्स भी बनाया था। तो क्या किया मैंने कि भाई से मतलब जो भी पीडीएफ बनाकर मेरा सेमेस्टर कॉपी का मैंने मंगा लिया यहाँ पर। और लगभग जैसे एग्जाम डेट आया, तो एग्जाम डेट के बाद मतलब 10 दिन का मैंने छुट्टी लिया था यहाँ से। तो उसको 10 दिन में जो भी पीडीएफ होता था, मैंने पीडीएफ को देखकर, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का हो गया, ट्रांसफार्मर का कोई भी टॉपिक हो गया, मेरे को लगा कि ये थ्योरी टाइप का मेरे से पूछ सकता है। तो उस पीडीएफ में मैंने वो चीज को देखा, और फिर एक सेंचुरी पेपर लिया था, उसमें लगभग मैं पीडीएफ में देखकर
फिर मैं सेंचुरी पेपर में लिखता था। यानी कि अगर टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन का देखा जाए तो मैंने लगभग 100 पेज मतलब कंप्लीट कर लिए थे, थ्योरी प्लस मशीन, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और ऐसी पावर सिस्टम भी हो गया। पावर सिस्टम का मैंने ज्यादातर तैयारी नहीं किया था, उसमें जो भी इकोनॉमिक सेशन का पूछता है उसको मैंने खाली लिखा था, न्यूमेरिकल बनाया था। और ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया और मेजरमेंट हो गया। साथ ही में मैंने एक प्रीवियस ईयर का भी बुक रखा था, तो उससे भी मैंने न्यूमेरिकल बना लिया था पोर्शन। हाँ, तो अरुण जी, जैसे आपने कहा कि आपने 20 दिन में ही मेंस का प्रिपरेशन किया, तो क्या सिर्फ 20 दिन में आपने प्रिपरेशन किया या पहले का भी मेहनत जो था उसको मिला के आपने 20 दिन में सिर्फ रिवीजन करके आपने सिलेक्शन लिया? नहीं सर, ये मेरा तैयारी वाइज था, वो आसानी से हो गया। मैं इस पे कुछ शायरी करने वाला हूँ, इसी चीज से रिलेटेड होगा। अच्छा अच्छा। शायरी शायरी ये है। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं कि लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। मुझे अपनी मंजिल से फुर्सत नहीं कि लोग कहते हैं मैं फुकरा हूँ। क्योंकि वो तैयारी करने के लिए मैदान में उतरे, मैं तैयारी करके मैदान में उतरा हूँ। वाह, ये बहुत था। बढ़िया आप बात बोले। यानी कि बहुत लोग लग रहा हो कि आपने 15 दिन में मान लीजिए प्री खत्म कर लिया, 20 दिन में मेंस आपने प्रिपेयर करके दे दिया, तो उन लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ इतना ही दिन पढ़ना होता है। एक्चुअल में जी। लोग पहले से आप पढ़ के तब जाके अपने, जैसे कि आपने अपनी इसमें शायरी में भी बोला कि मैं पहले से प्रिपरेशन करके तब इसमें उतरा था। एक एक ये भी होता है सर कि आप कोई भी अगर जॉब होने से पहले अगर आप 10 घंटा प्रिपरेशन करते हैं, तो हम्म, आप अगर कुछ भी जॉब हो जाता है तो आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि वो ही 10 घंटा आपके 2 घंटा के बराबर काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आपके इस पास तरह ऐसा शॉर्टकट है जिससे से। कि, जैसे बहुत लोग टेलीग्राम पे हमसे पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे करे, वो कैसे करे, तो उन लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा शॉर्टकट हम बता देंगे जिससे कि उनका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा इस पर कंफर्म। तो ऐसा कुछ होता है क्या आपकी नजर में? फिर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी पे मतलब एक इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है कि देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, स्मार्ट वर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आप मतलब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी शॉर्टकट चीज नहीं होता है। हम्म। तो एट लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एसएससी जेई 2023 में जो भी लोग सेलेक्ट, मतलब एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा और क्या आप अपनी तरफ से जी। सीनियर के नाते बोलना चाहेंगे उनको? सजेशन ये रहेगा सर कि अगर वो मतलब अभी फ्रेशर है, तो अगर वो और बढ़िया से मतलब सेमेस्टर पढ़ के आया है, तो आप टेक्स्ट बुक दीजिए और उससे मतलब जो भी कमी आता है। मैं एक मानता हूँ सर कि जो भी अगर आप तैयारी की फील्ड में उतरते हैं तो सबसे पहले आप जो भी एग्जाम को टारगेट करते हैं, सबसे पहले वो आप उसका पैटर्न समझिए कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जा रहा है, आप उसी के हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट करिए। ये नहीं कि अगर इसमें सिलेबस मतलब दूसरा है, आप स्टार्टिंग से उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर जीके जीएस की बात हो जाए सर, तो करंट अफेयर थोड़ा सा मतलब देखते रहिए। ये नहीं कि मतलब कि पूरा मतलब करंट अफेयर देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। जो भी एक जैसे खेल हो गया, अभी क्या क्या स्पोर्ट्स हुआ है, क्या क्या मतलब हम्म, योजनाएं आए हैं, मतलब ये सब थोड़ा वो देख लेना चाहिए उसको। सही बात। और एक टेक्स्ट बुक में सेट लगाने का तरीका होता है, चाहे कोई भी एग्जाम में होता है, कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है लोगों को। तो मैं मेरा क्या रहता था कि हम्म, 2 फेज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था पहले मैं। पहले हम्म, 1 घंटा मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक अगर 200 क्वेश्चन है तो इसमें से मैं 130 140 तक मतलब बढ़िया से अटेम्प्ट कर लेता था। फिर उसके बाद फिर से देखता था, जो भी मैं मार्क एंड रिव्यू करता था, फिर उसको आसानी से हम्म। मतलब बन जाता था। उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम इतना कर चुके हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा अरुण जी आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आके हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मोटिवेटेड और सही रास्ते पे गाइड करने के लिए। थैंक यू सर।
चलिए, तो ऐसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सबको सपोर्ट कीजिए। जो भी पेरेंट है उनको जो भी नीड होती है आपसे हो पाए तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा मुहिम है कि फ्यूचर एस्पिरेंट को थोड़ा इजी पड़े। जो भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है वो आगे वाले स्टूडेंट को ना पड़े, यही मेरा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य यही है। तो ओके सर, जरूर मैं ये कोशिश करूंगा। चलिए, ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। काफी लंबा सेशन हो गया लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, हेल्प मिलेगी लोगों को। एंड करते हैं यहीं पे। जी सर।